आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के संबंध। ये हमारे फर्स्ट ग्रेड में देखिए, ये गुर्जर प्रतिहार हमने कर लिए थे, चौहान ऑफ अजमेर देख लिए थे। अब रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। तो दिल्ली सल्तनत का जो रिलेशन है वो रणथंभौर के साथ हम सबसे पहले देखेंगे, क्यों यहाँ पर जो युद्ध वगैरह है वो सबसे पहले हो रहे हैं। तो ये रणथंभौर, तो रणथंभौर के चौहानों का जो संस्थापक है वो गोविंद राज भी कहीं पर मिल जाता है, गोविंद भी मिल जाता है। तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक है गोविंद। ये गोविंद कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये पृथ्वीराज चौहान जो है पृथ्वीराज तृतीय था। ये पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा भी कहते हैं, ये वहाँ पर तो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है वहाँ पर वीर गति को प्राप्त होते हैं और उसके बाद में वहाँ पर चौहानों का अंत हो जाता है अजमेर से। लेकिन इनका जो लड़का था गोविंद, उसने आकर रणथंभौर में चौहानों की जो है सत्ता कायम की थी। तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन है? गोविंद। गोविंद के बाद में देखिए ये 2-3 राजा बने थे रेगुलर, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वल्लण बना, फिर वीर नारायण, फिर वाघभट। तो वल्लण हमेशा तुर्कों का वफादार ही रहा था, दिल्ली सल्तनत का ये वफादार ही रहा था। इसके बाद में वीर नारायण को इल्तुतमिश ने मरवा दिया था, वहाँ दिल्ली बुलाकर, और वीर नारायण को मरवा दिया था। वीर नारायण का ये चाचा भतीजे थे, तो वीर नारायण का ये भतीजा था वाघभट, फिर ये वाघभट राजा बना। तो वाघभट के समय में जो रजिया सुल्तान दिल्ली पर जो है इल्तुतमिश की लड़की रजिया सुल्तान, इसका जो कार्यकाल था वो 1236 से 1240, 4 साल तक रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर शासन किया था। तो इस रजिया सुल्तान ने इस वाघभट के समय में रणथंभौर पर एक बार जो है अधिकार करने के लिए घेरा डाला था, लेकिन ये सफल नहीं हुई थी। इसके अलावा एक मिनाहुजुद्दीन सिराज नामक विद्वान हुए हैं। उन्होंने वाघभट को भारत का महान राजा कहा है। तो ये तो हो गए वल्लण, वीर नारायण और वाघभट। अब आते हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ये वाघभट के पुत्र थे। जैत्र सिंह अपने जीवन काल में ही छोटे पुत्र हमीर देव को इन्होंने उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया था। अधिकतर तो मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार जो है कायम करते हैं राजा, लेकिन इन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने सबसे छोटा पुत्र था इनका हमीर देव चौहान, उसको उत्तराधिकारी बना दिया था। जैत्र सिंह के समय बलबन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें थोड़ा ध्यान रखने की है कि एक तो यहाँ का संस्थापक कौन रहा? गोविंद रहा। दूसरा है कि रजिया सुल्तान ने किसके समय में रणथंभौर पर आक्रमण किया था? वाघभट के समय में। फिर है बलबन ने किसके समय में रणथंभौर पर आक्रमण किया था? जैत्र सिंह के समय में। इसके बाद में सबसे महान प्रतापी राजा हुए हैं रणथंभौर के हमीर देव चौहान। ये हमीर देव चौहान जैत्र सिंह, यहाँ देख लिया, जैत्र सिंह के लड़के थे और इन जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही इनको उत्तराधिकारी बना दिया था। इनका समय काल अधिकतर पूछा जाता है 1282 से 1301। देखिए, हमीर देव चौहान की जानकारी जो है कहाँ से मिलती है हमें, ये स्रोत देखेंगे। जानकारी के स्रोत हमीर महाकाव्य व सुरजन चरित्र नयनचंद्र सूर्य ने लिखी थी, इससे पता चलता है। हमीर रासो जोधराज और सारंगधर एक ही है, तो इन्होंने लिखी थी हमीर रासो, इससे पता चलता है। फिर हमीर हट से हमें जानकारी मिलती है, जो चंद्रशेखर ने लिखी थी। खजाइनुल फुतुह अमीर खुसरो ने लिखी थी, इससे हमें जानकारी मिलती है। तारीख है फिरोज शाही, ये बर्नी ने लिखी थी। इन स्रोतों से हमें पता चलता है हमीर देव चौहान के बारे में। फिर है हमीर देव चौहान के कार्य देखेंगे। हमीर देव चौहान ने दिग्विजय की नीति से साम्राज्य विस्तार किया था। दिग्विजय की नीति अपनाने वाला एकमात्र रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान, और इस दिग्विजय की नीति के अंतर्गत इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। सबसे पहले दिग्विजय की नीति के अंतर्गत देखिए इन्होंने 3 कार्य किए थे। सबसे पहले तो भीमरस के राजा अर्जुन को हराया था, परमार राजा भोज को हराया था। ये परमार राजा वही है जो मालवा का परमार राजा भोज था, जिसकी पुत्री थी राजमती, वो बीसल देव रासों में हमने पढ़ा था। तो इन परमार राजा भोज को हराया था। फिर एक इन्होंने कोटि यजन यज्ञ करवाया था हमीर देव ने, उसमें पुरोहित नियुक्त किया था विश्व रूपम को, इसमें पुरोहित थे विश्व रूपम। कोटि यजन यज्ञ हमीर देव चौहान ने करवाया था।
इसके अलावा ये हम सभी जानते हैं कि हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध किए थे और उसमें से 16 में विजयी रहे थे और अंत में फिर एके में से हार गए थे या केसरिया कर लिया था, ये जानते हैं हम सभी। हमीरदेव चौहान व दिल्ली सल्तनत, तो ये देखेंगे हमीरदेव चौहान और दिल्ली सल्तनत का जो संबंध है वो एक तो जलालुद्दीन खिलजी, एक अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का समय रहा था 1290 से 1296 और अलाउद्दीन खिलजी, हम जानते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी सीट पर बैठा था और ये दिल्ली पर आया था 1296 से 1316 तक रहा था है, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के संबंध देखेंगे और अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के संबंध देखेंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी से के साथ देखिए हमीरदेव चौहान के संबंध यहाँ देखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था 1290 में। तो जेके ने 1290 में रणथंभौर पर अटैक किया था और झाइन के दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। ये जो झाइन का दुर्ग है वो ये रणथंभौर का प्रवेश द्वार कहलाता है। अधिकतर पूछा जाता है कि रणथंभौर का प्रवेश द्वार है, झाइन का दुर्ग है, तो इस पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। और इसमें जो हमीरदेव का जो सेनापति था वो गुरुदास सैनी था, वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, मारे गए थे। इसके झाइन के दुर्ग पर अधिकार के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर घेरा डाला, सफलता नहीं मिली और दिल्ली लौट गया। दिल्ली लौटते वक्त असफल इस जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जेके ने ये इस किस किले के बारे में ये बात की थी कि ऐसे 10 किलो को, क्योंकि वो असफल हो गया था इसलिए उसने कहा कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये कहा था रणथंभौर के किले के लिए। इसके बाद में हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के संबंध देखेंगे। हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध का पहले सबसे कारण देखेंगे। सबसे पहले कारण देखिए, कारण ये थे अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति थी, सभी जानते हैं वो सारे भारत पर जो है राज करना चाहता था, इसलिए उसने रणथंभौर पर अटैक किया। फिर उसके बाद में एक सबसे बड़ा कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था ये था मंगोल नेता था मोहम्मद शाह। इसको हमीरदेव ने शरण दे दी थी, इसने हमीरदेव की शरण ले ली थी। और हमीरदेव वही हमारे भारतीय जो राजा थे कि अतिथि देवो भव, ऐसे करके इसकी रक्षा के लिए जो है ये युद्ध हुआ था। अब हमीरहट और अन्य स्रोतों से ये जानकारी मिलती है कि मोहम्मद शाह, जो ये मंगोल नेता मोहम्मद शाह था, एक वाक्य बताया जाता है कि ये युद्ध में जो लूटा हुआ धन था इसने ये अलाउद्दीन खिलजी को उसका हिस्सा नहीं दिया था, तुर्क सेना को कोई हिस्सा नहीं दिया था और उसको लेकर, धन को लेकर भाग रहा था, इसलिए भी अलाउद्दीन खिलजी इसको मारना चाहता था। एक वाक्य बताया जाता है कि एके की बेगम थी, मराठा बेगम थी चिमना, उसके साथ इसके मोहम्मद शाह, मंगोल नेता जो मोहम्मद शाह है, इसके साथ इसके प्रेम संबंध थे और ये अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया था। तो ये दो कारण हैं, ये ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हमें पता होना चाहिए कि साम्राज्य विस्तार की नीति इसने अपनाई थी और उसके साथ साथ मोहम्मद शाह जो मंगोल नेता था उसको अलाउद्दीन का जो सेनापति था ये, उसको हमीरदेव ने शरण दे दी थी, इसलिए हमीर पर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। युद्ध देख लेते हैं। युद्ध चालू होता है 1299 में। 1299 में युद्ध शुरू होता है रणथंभौर पर। उलुग खां व नुसरत खां ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन ने भेजा उलुग खां और नुसरत खां को भेजा रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। वही है झाइन का दुर्ग, क्योंकि ये तो प्रवेश द्वार है। तो सबसे पहले उलुग खां ने झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और इस झाइन के दुर्ग का नाम बदलकर नौशहर कर दिया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस दुर्ग का नाम बदलकर नौशहर किया गया, ये था झाइन का दुर्ग। किसने किया? उलुग खां ने किया। इस समय जो है हमीरदेव चौहान यहाँ युद्ध में नहीं आए थे। इसका कारण ये था कि कोटि यजन यज्ञ जो हमने पीछे देखा था, कोटि यजन यज्ञ करवाया था, इन्होंने दिग्विजय नीति अपनाई थी हमीरदेव चौहान ने। तो इन्होंने कोटि यजन यज्ञ करवाया था और इस कोटि यजन यज्ञ में ये मौन व्रत में व्यस्त थे, मुनि व्रत में व्यस्त थे, इसी कारण इन्होंने यहाँ पर युद्ध नहीं किया। इन्होंने भीम सिंह को अपनी तरफ से, रणथंभौर की तरफ से भीम सिंह और धर्म सिंह को युद्ध के लिए भेजा। भीम सिंह व धर्म सिंह में से देखिए भीम सिंह जो है वीरगति को प्राप्त हो गए और इधर से जो
जेके के अलाउद्दीन एके के अलाउद्दीन खिलजी के का जो उलुग खां और नुसरत खां आया था, इसमें से नुसरत खां जो है वो मारा गया। अब जैसे ही नुसरत खां मारा गया, इसकी खबर जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चली, तो वो खुद रणथंबोर आया। खुद आया रणथंबोर सेना लेके। फिर देखिए, अब रतिपाल दो इसके मुख्य कारण हैं। हार के कारण, हमीरदेव चौहान हारने वाले राजाओं में से नहीं था, बहुत प्रतापी राजा था, बहुत इसकी सेना जो है बहुत पावरफुल थी। लेकिन यहाँ एके ने धोखे किए। देखिए, एक तो रतिपाल और रणमल को अपनी ओर से मिला लिया, तो दो गद्दार जो है यहाँ पर रणथंबोर में थे, जो अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गए थे, रतिपाल और रणमल। इन्होंने क्या किया, रतिपाल और रणमल ने दुर्ग का गुप्त रास्ता इसको एके को बता दिया। तो एके जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना इस गुप्त रास्ते से दुर्ग के अंदर घुस गई। दूसरा है, रसद सामग्री और पीने का पानी अपवित्र कर दिया। बताया जाता है कि गाय का खून वगैरह मिला दिया था वहाँ आसपास के तालाबों में, रसद सामग्री बन गई थी। तो अब जब किले के अंदर सभी कैद हो गए और वहाँ खाने पीने का जो सारा सिस्टम बिगड़ गया, तो नेचुरल है कि वहाँ केसरिया हुआ। केसरिया सभी जानते हो, सभी जितने भी जेंट्स थे उन्होंने सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करके, हाथ में तलवार लेके, उन्होंने मतलब मारेंगे या मरेंगे, ऐसे केसरिया होता है ये। तो हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया हुआ। और एकमात्र जल जौहर हुआ 1301 में रानी रंग देवी के नेतृत्व में हुआ। तो रानी रंग देवी के नेतृत्व में रणथंभौर में 1301 में जल जौहर हुआ। आखिर में 13 जुलाई 1301 को एके का रणथंभौर पर अधिकार हो गया। थैंक यू।